नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अमरनाथ यात्रा 2020 यानी 2020 की जो अमरनाथ यात्रा है वो कल से शुरू होने नहीं जा रही है। आपको बताते चले कि क्या ये लगाए जा रहे थे, तैयारियां भी मुकम्मल थी कि बोर्ड ने भी ये घोषणा कर दी थी कि 21 जुलाई से यात्रा को शुरू किया जाएगा और ये यात्रा रक्षाबंधन वाले दिन संपन्न होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तैयारियां मुकम्मल थी, बोर्ड ने भी तैयारी की थी, प्रशासन ने भी तैयारी की थी, जिला गांधरबल में भी पूरी तैयारी थी, बालटाल बेस कैंप में भी पूरी तैयारी थी, बालटाल रोड पे भी पूरी तैयारी थी, हेलीपैड भी बना दिया गया था, लेकिन यात्रा कल से शुरू होने नहीं जा रही है क्योंकि कल बोर्ड ने अपनी मीटिंग बुलाई है। बोर्ड की मीटिंग के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि यात्रा का आकार कितना होगा और आशंकाएं यहां तक जताई जा रही हैं कि हो सकता है यात्रा सांकेतिक हो, सिंबॉलिक हो और सिर्फ छड़ी को ही ले जाया जाए, लेकिन ये अभी कहना ज़्यादा जल्दी होगी क्योंकि कल जो मीटिंग होगी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, उस मीटिंग में सारे ये फैसले लिए जाएंगे कि यात्रा कितनी होगी, सिंबॉलिक होगी या फिर सिर्फ छड़ी को ही भेजा जाएगा। Bum, 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 हमने सभी हेल्म ऑफ द अफेयर पे जितने भी लोग हैं उनसे टेलीफोनिकली बातचीत की, ऑफ द रिकॉर्ड सभी ने बताया कि कल से यात्रा शुरू होने नहीं जा रही है। और उसके तर्क आपको बताते चलूं कि जब भी यात्रा शुरू होती है, यात्रा शुरू होने के लिए आपको पंजीकरण करवाना पड़ता है। इस वक्त कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में आपको सैंपलिंग भी करवानी पड़ेगी। अगर सैंपलिंग करवानी है तो सैंपलिंग के टेस्ट में भी 1 दिन का वक्त चाहिए, यानी कल अगर सैंपलिंग भी होती है तो कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है कल ही नहीं पता हो पाएगा, आपको पता चलेगा तो दूसरे दिन। तो लिहाजा कल यात्रा शुरू होगी, इस पर पूरी तरह से आप निश्चिंत रहिए कि कल यात्रा शुरू नहीं हो सकती। नहीं बाहर ही हम बात होते बहुत दिन सर थोड़ा सा साथ मैं बहुत दिन कौन डीसी डीसी नहीं डीसी पता नहीं इधर अच्छा अच्छा हालांकि डोगरा फ्रंट ने आज प्रोटेस्ट किया यात्रा को लेकर के। उनका कहना था कि संशय जो बना हुआ है बोर्ड को क्लियर करना चाहिए, सरकार को क्लियर करना चाहिए कि आखिर यात्रा कब शुरू होगी। संशय अभी भी बरकरार है। को यात्रा प्रारंभ करनी थी, ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होनी थी 21 तारीख को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूं, यात्रा का संशय समाप्त करें, यात्रा को संकुचित करें। श्रीमान उपराज्यपाल जी, इतनी बड़ी 5 लाख यात्रा 15 दिन के अंदर नहीं जानी चाहिए। और कोरोना का समय, लॉकडाउन का समय, लॉकडाउन की व्यवस्था, जम्मू के अंदर लॉकडाउन, उधमपुर के अंदर लॉकडाउन और यात्रा के मार्ग पर लॉकडाउन। अगर एक तरफ लॉकडाउन दूसरी तरफ यात्रा, इसको संकुचित करें। कम लोगों के साथ माननीय राजनाथ सिंह जी ने यात्रा कर ली। अब एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, कोरोना ना फैले, कोरोना ज़्यादा संक्रमित ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल जी यात्रा को संकुचित करने का प्रयास करना होगा।
और कम संख्या के अंदर ज़्यादा कोरोना ना फैल पाए, उसका ध्यान रख करके यात्रा का आगाज करना होगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे बड़े परियोजना की, और खासतौर पे ये परियोजना स्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट है, जिन पर आज चीफ सेक्रेटरी ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में फैसला लिया गया। जेडमोर टनल, इसको मुकम्मल किया जाएगा, और जोजिला टनल स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी पीओके की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, जैसे कारगिल युद्ध हुआ था, तो अगर यह जोजिला टनल होती तो शायद इतना नुकसान भारत को ना उठाना पड़ता जितना उस वक्त उठाना पड़ा था। आपको बताते चले, 2 अहम टनल हैं जो अगर दोनों टनल बन जाती हैं तो उससे 12 घंटे हम कारगिल से जुड़े रह सकते हैं। एक जेडमोर टनल है जिसको सरकार ने कहा है कि ये 21 जून 2021 में मुकम्मल हो जाएगी, और इसकी प्रोजेक्ट कास्ट जो है वो है 2379 करोड़ रुपया। इस प्रोजेक्ट कास्ट में बनने जा रही है, और मात्र 1 साल यानी जुलाई चल रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले साल जेडमोर टनल कंप्लीट हो चुकी होगी। हमने वहाँ का दौरा भी किया था और ऑलमोस्ट मुकम्मल है, फिनिश का काम चल रहा है, और देखते हैं कि क्या वाकई में इस टारगेट को मुकम्मल किया जा सकता है या नहीं। दूसरा, हम जोजिला टनल की बात करेंगे। जोजिला टनल को यूपीए सरकार ने भी कई बार मंजूरी दी, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने नींव पत्थर भी रखा, लेकिन जोजिला टनल नहीं बन पाई। अब सरकार का ये दावा है कि 2026 जून 2026 में इसको भी मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसकी कास्ट 4430 करोड़ रुपए है, यानी कारगिल वालों के लिए, लेह वालों के लिए ये बहुत ही अहम खबर है। हमने बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। देखिए, आपको मालूम है कि आज जो मीटिंग हुई है, जिसके बारे में अभी हमें खबरें मिल रही हैं कि नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुब्रमण्यम साहब के साथ जो मुलाकात की, उस दौरान ये मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई है, और ये कहा गया है कि जेडमोर हम जो है वो अगले साल 2021 तक खोल देंगे और फंक्शनल बना देंगे, और ये एक्सपेक्टेड है 2026 तक बने जोजिला। आपको मालूम है कि ये जो जेडमोर का इनॉग्रेशन है, ये यूपीए 2 के दौर में ये अप्रूव हुआ था, और उसके बाद अक्टूबर में 2012 में इसका इनॉग्रेशन किया था। राहुल गांधी आए थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे गालिबन, जहां तक मेरी याददाश्त है, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट करके गए थे, और तब से लेकर आज 2020 यानी 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इतना बड़ा टनल भी नहीं था, लेकिन इसके लिए अब 8 साल का टाइम लग गया। अब जो बताया जा रहा है कि जो 14 किलोमीटर का टनल है, उसके लिए हम 6 साल में मुकम्मल कर देंगे, यानी 2026 तक। अब हमें जानना पड़ेगा कि 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेह में इस टनल को इनॉग्रेट किया, इसका संग बुनियाद रखा, मिठाइयां बांटी गई, करगिल में भी लोगों ने मिठाइयां बांटी काफी, और ट्वीट काफी लोगों ने किया, काफी बयानात सामने आए कि अब 15 मिनट में लद्दाख पहुंच जाएंगे। लेकिन तब से लेकर आज तक उस जोजिला टनल पे काम तक शुरू नहीं हुआ है, और यह हुकूमत का फेलियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, लद्दाख में जो जोजिला पास है, जोजिला टनल का काम है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट से भी जुड़ा हुआ एक इशू है, और ये टनल हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप देख सकते हैं कि पूरा साल, इस साल हमारा इतने टफ ग्लोबल पेंडेमिक के दौरान चाइना ने जो इंकर्जन किया लद्दाख में, उसका अभी तक हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि गारंटी नहीं दे सकते हैं, बातचीत जारी है। खुदा न खास्ता अगर हालात खराब हो गए तो कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं इस टनल को वायबल बनाया जाता है, इस टनल को जल्दी तामीर किया जाता है? ये नेशनल इंटरेस्ट के साथ कंप्रोमाइज क्यों किया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए हुकूमत से, सरकार से। और क्यों इतने ले दुलाल से काम लिया जाता है? जोजिला का जेडमोर अभी तक क्यों नहीं फंक्शनल हुआ है, और अब बताया जा रहा है अगले साल फंक्शनल होगा। एक टाइम तो ये काम भी बने बगैर काम हुए यहां रुका रहा। सरकार को चाहिए थोड़ा इन इश्यूज को संजीदगी से ले, सीरियसली ले, और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करे। जैसा कि ये जो टनल है, जोजिला टनल की मांग कारगिल के अवाम एक लंबे अरसे से कर रहे हैं, डेकेड्स से कर रहे हैं। कारगिल जंग जब हुई तो इस जोजिला पास की वजह से हमारी सेना को मदद मिली, हम लोगों को मदद मिली।
हमने अपने देश को डिफेंड करने में हमें ताकत मिली। लेकिन आज भी इस जोजिला टनल को जो है कंस्ट्रक्शन, इसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। हम रोते हैं छुशुल, दुर्बोक और दौलत बेग वल्दी वाले और रोड पे, जहां पे अभी काम शुरू नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लद्दाख को पूरे मुल्क से, पूरे देश से कनेक्ट करने वाली रोड्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि इन इश्यूज पे संजीदगी से सोचे, क्रेडिट पॉलिटिक्स से बाहर आए, मिठाइयां तकसीम करने से बाहर आए, बयानबाजी से बाहर आके लिप सर्विस करने के बजाय, लोगों को धोखा देने के बजाय एक सस्टेन तरीके से और एक प्रैक्टिकल अंदाज में, प्रैक्टिकल वे में किसी काम को शेप दे, काम को अंजाम तक पहुंचाए। ये हम मांग करते हैं। बाकी इस तरह के बयानात, स्टेटमेंट्स, ये सब माजी में बहुत देख चुके हैं, तो इन चीजों से दिल भर गया है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण को लेकर के जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं उनको 4% आरक्षण मिला है और उसका वेलकम भी किया जा रहा है। लेकिन जो पहाड़ी भाषी पीपल है, पहाड़ी भाषी लोग हैं, उनको भी 4% आरक्षण दिया गया है। लेकिन इस आरक्षण में बार लगाया गया है, यानी जिसकी आमदन साल की 8 लाख से ज़्यादा है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी एक बार लगा दिया है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो पहाड़ी भाषी लोग हैं उनमें निराशा है। उनका ये कहना है जिस ढोक पे एसटी लोग, गुजर बकरवाल लोग रहते हैं, उसी ढोक पर वो पहाड़ी भी रहते हैं। उनमें इसी तरह का कोई बार नहीं है, लेकिन पहाड़ी भाषी लोगों पर ऐसा बार क्यों लगाया? हम जो पहाड़ी लोग हैं और हमारे जो एसटी के भाई हैं, एक ही पहाड़ पर पहाड़ी लोग रहते हैं, एक ही पहाड़ पर एसटी लोग रहते हैं, एक ही जगह वो लोग रहते हैं, एक ही जगह हम लोग रहते हैं। ये जो पहाड़ी मूवमेंट है, ये तकरीबन 70 साल से लोगों ने इसके पीछे जाने दे दी और बड़ी कुर्बानियाँ दी। बड़ी देर के बाद, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट से लेकर बीच में कितनी गवर्नमेंटें आई, हम इस मूवमेंट को चलाते रहे। बड़े लोग आए, पहाड़ियों के चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन बने, फारूक साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, तमाम लोगों ने कहा। और बड़ी जद्दोजहद के बाद मोदी सरकार ने जा कर के हमें ये एक आशा की किरण आई थी कि मोदी सरकार ने जो पहाड़ी दिया है हम लोगों को, जो पूंछ रजौरी उड़ी करना, इन लोगों को जो पहाड़ी दिया है, हमारे भी बच्चे आने वाले वक्त में सांस, आराम का सांस ले सकेंगे और उनका भी फ्यूचर कहीं उज्जवल और अच्छा हो जाएगा। मैं हैरान हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें देखें एसटी भाइयों से कोई नाराज़गी नहीं है। वो बेशक इतनी देर से जद्दोजहद करते रहे कि नहीं, इनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब का और जिन लोगों ने, जिन पहाड़ी लीडरों ने इस मूवमेंट में योगदान दिया और उनकी वजह से आज अगर हमें ये पहाड़ी स्टेटस मिला है, लेकिन मैं हैरान हूँ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपके माध्यम से मैं होम मिनिस्टर को और जो ये सेंटर के मिनिस्टर हैं जो, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मुझे बताएं, जुर्म किया है, 70 साल से हम लड़ रहे हैं और आज आपने 8 लाख रुपया कर दिया है। दर्शकों, उनका ये तर्क है कि लंबे संघर्ष के बाद इस मुकाम पर हम पहुंचे थे। वाकई में पहाड़ी भाषी लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। संघर्ष एसटी का दर्जा लेने के लिए भी ये लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल उनका ये कहना है कि ये जो एक बार लगा दिया गया है, 8 लाख से ज़्यादा जिसकी आमदन होगी उस परिवार को ये नहीं मिलेगा, वो कभी भी कबूल करने वाले नहीं हैं। मेरे हिसाब से ये अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि 8 लाख रुपया एक फैमिली के लिए रखा है। अगर एक बंदे की 8 लाख इनकम होती तो बात जो है वो समझ में आती। एक फैमिली में मियाँ बीवी और बच्चे होते हैं। फ़र्ज़ करो हम औसतन लेकर चले, कोई औसत निकाले कि एक फैमिली है, उसकी औसत हम निकालते हैं 5 कस की इनकम जो है 8 लाख हुई, तो ये 8 लाख कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन 8 लाख की जो बार जो है वो खड़ी करके तो उनको इग्नोर करना जो है ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर ऐसा ही है
तो बाकी जो कैटेगरियाँ बनी हैं उन लोगों के लिए भी ऐसी बार जो है वो होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके लिए भी ऐसी बार नहीं होनी चाहिए, ख़ास करके जो पहाड़ी स्टेटस के लिए जो ये बार खड़ी की है 8 लाख रुपए की, ये सरासर नाइंसाफ़ी है और लोगों को गुमराह किया गया है। तो इसका कोई मफाद जो है वो आम आवाम को नहीं है। आप सही बात कह रहे हैं। जब ये SRO आया था जिसमें पहाड़ीज़ को 4%, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को 4% की रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में दी गई, लेकिन बाद में जब इसकी नोटिफिकेशन होती है उसमें एक स्लैब ऐड कर दी गई 8 लाख रुपए की, कि जिनकी एनुअल इनकम, और एनुअल इनकम एक शख्स की नहीं, पूरे परिवार की, फैमिली की ग्रॉस एनुअल इनकम का 8 लाख का ये लगाना, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी है। जबकि बाकी जो हमारी कैटेगरीज हैं उनमें इसका ऐसी कोई कैटेगरी की ऐसी कोई नहीं है। अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था तो वो फिर सभी के अंदर आना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। अलबत्ता इससे लोगों में काफ़ी इससे प्रोटेस्ट है, रोष है इसके खिलाफ। हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही है कि इसको रिकंसीडर किया जाए, और जो असल में जैसे जो था, और अगर देखा जाए तो 1999 से लेके ये जद्दोजहद पहाड़ी कम्युनिटी ने लड़ी है, वो ST स्टेटस के लिए थी। आज ST स्टेटस की जगह एक लॉलीपॉप दिया गया और वो भी बाद में छीन लिया गया है। इसीलिए हमारी आपके चैनल की वसादत से ये गुजारिश है कि ये 8 लाख की जो स्लैब है फैमिली इनकम की, इसको एट पार लाया जाए। अगर आपने पहाड़ीज़ में रखनी है तो ठीक है, फिर बाकियों में भी लाई जाए। अगर कानून कोई बन रहा है तो वो यूनिफॉर्मिटी से हो, वो सबके लिए हो, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब हम आपको इसका दूसरा पहलू बताते हैं। IB पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले 0 से 6 किलोमीटर तक उनको भी 4% आरक्षण मिला है। लेकिन एक गांव कठुआ में ऐसा है जो 0 से 6 किलोमीटर के बीच में आता तो जरूर है, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिला है। आज उन्होंने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, हेरा फेरी नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, बॉर्डर विलेज अपना हक लेकर रहेंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही नहीं चलेगी। ये डेपुटेशन जो है DC साहब से मिला है आज, तो इसमें ये हुआ है कि जो आइडेंटिफाई किए हैं IB का बेनिफिट जो है 6 किलोमीटर, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि 6 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव होंगे उनको IB ALC कैटेगरी में डाला जाएगा। मगर ये जो हमारा गांव मुकंदपुर है, ये बॉर्डर से हार्डली 3.5 किलोमीटर, विद इन 4 किलोमीटर में सिचुएटेड है। मगर इस गाँव से जो आगे गाँव हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, मगर ये गाँव जो है ये लेफ्ट आउट हुआ है। कैसे हुआ है? रेवेन्यू की गलती है, जहाँ उनकी लापरवाही है, जहाँ डेलिबरेटली कोई पिक एंड चूज़ मेथड किया है किसी वजह से, मे भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, वट एवर इट मे बी, मगर ये इन्होंने एक नेग्लिजेंस किया है कि जो नोटिफिकेशन की वायलेशन है। हमारा ये राइट है, ये 3.5 किलोमीटर से हमारा गांव है, तो इन लोगों का यही है कि हमें जो IB का बेनिफिट है वो दिया जाए। और हम DC साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि SDM को लिखा है कि आइडेंटिफाई करके बताएं। अब हम वेट करेंगे, नहीं तो हम उग्र प्रदर्शन के लिए भी आगे लोगों को उत्साहित करेंगे। तो दर्शकों, हमने अरनिया बॉर्डर में जाकर के अरनिया बॉर्डर के लोगों से बातचीत की। दरअसल अरनिया बॉर्डर के लोग भी इंटरनेशनल बॉर्डर के अधीन आते हैं और वहाँ पर बॉर्डर संघर्ष समिति का गठन किया गया था। इस संघर्ष समिति ने वक्तन वक्तन बड़े बड़े नेताओं से बातचीत भी की थी। उन्होंने राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री होते थे तब भी बातचीत की, और बड़े जितने भी बड़े नेता हैं उनसे उन्होंने विस्तार से बातचीत की। अपने सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं जुगल किशोर शर्मा, उनसे भी बातचीत की, और गवर्नर से, राज्यपाल से भी बातचीत की, उपराज्यपाल से भी बातचीत की। जो फॉर्मर गवर्नर थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उपराज्यपाल GC मुर्मू से भी बातचीत की। और आज वो खुश हैं कि 0 से लेकर के 6 किलोमीटर तक के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि ये कम्पीट नहीं कर पाते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारी जो बॉर्डर संघर्ष समिति की डिमांड्स थी उनमें से एक डिमांड जो बॉर्डर को आरक्षण IB बॉर्डर पे जो आरक्षण हमें दिया गया है, उसके लिए मैं
बॉर्डर के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे जो एलजी साहब हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे बॉर्डर के लोग बहुत खुश हैं, गवर्नमेंट से खुश हैं, इस फैसले से खुश हैं जो 2014 से हमारी डिमांड थी। जब हमारे होम मिनिस्टर थे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी आरएसपुरा में आए थे, उनको भी हमने मेमोरेंडम सौंपा था, तब से ये प्रोसेस हमारी चल रही थी। आज हमारे बॉर्डर के लोग सभी खुशी मना रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो उनको ये रिजर्वेशन का फैसला लिया, जो बेनिफिट दिया, सारे लोग बहुत खुश हैं। मैं आपके माध्यम से बॉर्डर के लोग पहले ही बॉर्डर संघर्ष समिति के साथ हैं, लेकिन अब युवा लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी हमारी बॉर्डर संघर्ष समिति का मेंबर बनना चाहता है वो अर्निया में आके हमसे संपर्क करे, ताकि आगे की जो भी समस्या होंगी उनको भी आगे ले जाएं। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के चलते ही उनको यह राहत मिल पाई है, केंद्र सरकार की नीतियां। दर्शकों, ये अक्सर एग्जाम्पल दिया करते थे, उदाहरण दिया करते थे कि एलओसी के साथ लोग जो रहते हैं उनके बच्चों को नौकरियों में आरक्षण मिलती है, और सीजफायर वायलेशन में वही गोली वहाँ भी इस्तेमाल होती है। गोली का आकार, मोर्टार का आकार जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे होता है वो भी उतना ही होता है, लेकिन एलओसी पर रहने वालों को आरक्षण दिया जाता था, लेकिन जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते थे उनको आरक्षण नहीं दिया जाता। ये तर्क दिया करते थे। आज वो खुश हैं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ 5 ਜਾਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਲਓਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4% ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ 4% ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ, ਹੁੱਕ ਬਾਈ ਕਰੂਕ ਸਾਨੂੰ 4% ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ गवर्नर ने। दर्शकों, आपको बताते चले कि सरकार ने 0 से 10 किलोमीटर तक का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन इसका विरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं उनका कहना था कि इतनी दूर तक पाकिस्तानी गोलाबारी का कोई असर नहीं पड़ता है, लिहाजा उसकी सीमाओं को कम किया जाए। और सरकार ने भी बीच का रास्ता इख्तियार करते हुए 0 से 6 किलोमीटर तक ही लोगों को आरक्षण देने का फैसला लिया है। अपने बॉर्डर के लोगों की तरफ से और अपनी समिति की तरफ से केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने बॉर्डर के लोगों के लिए, बॉर्डर के बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन का जो एक कोटा था 4% का, उसको मंजूरी दी है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हैं वहाँ पे ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो जाए, ताकि जो न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में होने वाली है उसमें हमारे बॉर्डर के लोगों को फ़ायदा मिले। इसके साथ मैं ये भी चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि जो सरकार ने फ़ैसला लिया है कि ये 6 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिले, लेकिन यहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो सही मायनों में लोग जो डिजर्व करते हैं, जो सही मायनों के जो 6 किलोमीटर जो बॉर्डर के लोग के डिस्टेंस पे हैं, उन्हीं लोगों को ये फ़ायदा मिलना चाहिए। तब ही हमारे बॉर्डर के लोगों का, हमारे बॉर्डर के जो भविष्य है बच्चों का, वो उज्जवल होगा। अदरवाइज ये सारी एक्सरसाइज फिजूल हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि बॉर्डर के लोगों को, जो मौजूदा संकट में जो लोग गुजर रहे थे, उन्हीं लोगों को इसका फ़ायदा होना चाहिए और जल्द से जल्द सरकार को ये नोटिफिकेशन भी जारी करनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्द हमें वो कैटेगरी मिले और हमारे जो बॉर्डर के लोग बच्चे हैं उनको इसका फ़ायदा मिले।
दर्शकों, कटरा की बारीदार बरादरी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जब बोर्ड का गठन हुआ था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, तो इनको जैसे घी से बाहर निकाल दिया जाता है वैसे इनको साइडलाइन कर दिया गया था। ये अपने हकूक के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने यह फैसला किया है कि बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, पुनर्गठन किया जाएगा। बोर्ड का पुनर्गठन होता है तो कहीं ना कहीं ये भी एश्योर्ड किया गया है, तो उसमें बारीदारों को भी शुमार किया जाएगा, इनकी रिप्रेजेंटेशन भी होगी। तो इसको लेकर के बारीदार बरादरी में थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन उनका ये कहना है कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस वीवीआईपी को दर्शनों में मिलती है वही बारीदार बरादरी के सदस्यों को भी मिलनी चाहिए। और ये जो नई आज हमने न्यूज़ सुनी है कि ये बोर्ड जो है रिकॉन्स्टिट्यूट होने जा रहा है, तो इसके लिए तो हमने पहले भी कोशिश की थी कि हमारा जब से ये हमारा आंदोलन चल रहा है, मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि 2014 की इलेक्शन में जब हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था कि हम बारीदारों का परमानेंट कोई ना कोई सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद हम माननीय जितेंद्र सिंह जी से मिले, उन्होंने कहा कि हम बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। लेकिन एक जब बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ उसमें लोकल मेंबर कहीं ना कहीं जहाँ पे नहीं रखे गए, उसके लिए हमने फिर विरोध किया। और आज जब ये बात चल रही है कि श्राइन बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है और उसमें बारीदारों का भी कोई मेंबर लिया जाएगा, इसके लिए हम माननीय मोदी जी का, जितेंद्र सिंह जी का और सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन बारीदारों की जो मुख्य मांग वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमें जैसे अदर स्टेट में, जैसे हिमाचल में तिरुपति बालाजी में, वहाँ पे बारीदार पुजारियों को जहाँ पे राइट दिए जाते हैं, वो जहाँ पे कटरा वैष्णो देवी में जो पूर्व पुजारी बारीदार हैं उनको भी जहाँ पे बराबर अधिकार दिए जाएँ, ये हमारी मुख्य मांग है। बारीदार बरादरी के सदस्यों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पे हमें भरोसा था, यानी उनको भरोसा था, और शायद इसी भरोसे उन्होंने कहा कि हमने एक मर्तबा प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी और प्रधानमंत्री ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि आपके पूरे राइट्स दिए जाएंगे, और उन्होंने आभार व्यक्त किया है। जैसे माननीय मोदी जी ने 2014 में उधमपुर रैली में कहा था कि बारदानों का परमानेंट सलूशन निकालेंगे, तो माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो हमें पूरा उन पर विश्वास था। और अब माननीय मोदी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भाजपा सरकार जो है ये बिल्कुल इनका वो कर रही है, परमानेंट सलूशन का बात चल रही है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, और हम इनसे उम्मीद रखते हैं। और मैं पिछले दिनों पहले मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि बिल्कुल मतलब कि भाजपा पर हमें विश्वास है और ये करेंगे, मोदी साहब करेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े पुराने जो मसले हैं 400 साल पुराने जो मसले उन्होंने वो भी हल किए हैं। तो अब ये बारीदार होने के नाते मैं ये डिमांड रखना चाहता हूँ कि बारीदारों के कम से कम पहले जैसे श्राइन बोर्ड को ऊपर दर्शनों की प्रायोरिटी होती है, वीवीआईपी, वो बारीदार, क्योंकि हम माता के पुजारी हैं, माता वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, और ये हमारे मतलब कि कई सालों से हमारे बुजुर्ग वहाँ पे तपस्या और पूजा ये कर रहे थे। तो आपको मैं बताऊं कि घर से घी लेके वहाँ जोत जलाई जाती थी, और मैं यही गवर्नर साहब से, श्राइन बोर्ड से ये प्रार्थना करूँगा, और कम से कम हमारा ये जो हर एक फैमिली को कोई नौकरी मिलनी चाहिए जिस हिसाब की क्वालिफिकेशन हो। जैसे यूनिवर्सिटी में हमें कोटा होना चाहिए बारीदार बच्चों का, और हॉस्पिटल में जैसे श्राइन बोर्ड का फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है वैसे ही हमारा बारीदारों का, क्योंकि बारीदार 98% गरीब फैमिली हैं।